हाय बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में जनरली क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होती है, मोशन इन अ प्लेन होती है, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो बिना कोई इधर उधर की बातें करें हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो है कि काइनेमैटिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स। देखिए बेसिकली काइनेमेटिक्स क्या होता है कि इट्स अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेमैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा पार्ट है, बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन क्या चीज़ जो मोशन करती है, दैट इज़ फोर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। दैट इज़ कॉज ऑफ मोशन जो है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। और आगे आप जाके पढ़ोगे कि जो कॉज ऑफ मोशन होता है बेसिकली इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हम किन्हीं और चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में सबसे पहले देखिए, जब भी बात आती है मोशन की, तो मोशन की बात तो तभी हो सकती है जब कोई चीज़ रेस्ट में हो। ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं या 9th-10th से पढ़ते आए हैं कि रेस्ट में क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ रेस्ट में होती है, जब ये अपनी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करती है। ठीक है, यानी कि घड़ी में बजे हैं 12, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, तो जब 12:15 होंगे तो ये बॉडी यहीं पे रहेगी, तो इसका मतलब ये हो गया ये रेस्ट पे होगी बॉडी। ठीक है, और मोशन में क्या करते थे कि यहाँ 12 बजे अगर ये बॉडी यहाँ है और 12:15 बजे अगर ये बॉडी यहाँ है, तो टाइम चेंज हो गया, इसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम, ठीक है, देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशंस थी, ये थोड़ी सी इसमें कमी है। कमी इसलिए है कि रेस्ट और मोशन ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, रिश्तेदारी नहीं, रिलेटिव का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। दैट इज दे आर नॉट एब्सोल्यूट। देखो ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ की कोई एक वैल्यू है वो हमेशा वैसी ही रहती है, या कोई एक प्रॉपर्टी है वो हमेशा वैसी ही रहती है, कंडीशंस चाहे जैसी भी हों वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, अब देखिए कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और एक गाड़ी जो है ये यहाँ से मूव कर गई, यू आर एट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, आप यहाँ से इसको देख रहे हैं और गाड़ी मूव की। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप देखोगे तो गाड़ी इट्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी में बैठे हो अपने दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, तो ये जो आपका मित्र है, गाड़ी चल रही है लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, यानी कि बंदा वही, गाड़ी वही है, ठीक है, लेकिन बंदा अंदर चला गया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये आप हो, आपके रिस्पेक्ट में आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, वो रेस्ट में है। और आप अगर यहाँ हो और आपका फ्रेंड अगर यहाँ है, ठीक है, तो ये फ्रेंड वही फ्रेंड जो गाड़ी में चल रहा है आपके रिस्पेक्ट में, यानी कि जब आप देख रहे हो तो वो मोशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए कि ये बंदा तो उसी में बैठा रहा गाड़ी में और गाड़ी भी चल ही रही है, लेकिन स्थिति कहाँ चेंज हो गई, जो देखने वाला है आप जो हो, ठीक है, उनकी स्थिति चेंज हो गई। तो इसका मतलब जो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है या आपकी स्टेट ऑफ मोशन है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी कि आपके
फ्रेंड की जो स्थिति है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये बंदा जो है रेस्ट में है या ये मोशन में है। ये हम तभी बोल सकते हैं जब हमारे पास कोई रेफरेंस हो, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू होम, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट पे इस स्टेट में ये बंदा मोशन में है, इस स्थिति में ये बंदा रेस्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, ठीक है। अब देखिए, मोशन में आने के लिए बॉडी को पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे को पता होना चाहिए कि पोजीशन जो है, ठीक है, उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जो ये डिफ़ाइन करेगा कि पोजीशन किसी भी पार्टिकल की ये क्या रहेगी, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वो पोजीशन जो है कितनी चेंज होगी और कहाँ से हम मेज़र करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से हम पोजीशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। जब पोजीशन चेंज होगी तो भी हम यहीं से मेज़र करेंगे। ये वाली इनिशियल पोजीशन, ये अगर यहाँ आ गया तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी, मेज़र हम यहाँ से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से मेज़र करते हैं इसको, फिर यहाँ से करते हैं, तो आपकी एक्चुअल स्थिति जो है वो पता नहीं चलती है। इसलिए हमें जब भी देखना है तो भाई ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम कैसे देखते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन फिर पहले हमने ये बात कही कि ये जो अपनी मोशन रहती है, मोशन क्या होती है, इट इज़ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ टाइम तो है नहीं, तो क्या रहता है कि भाई एक क्लॉक भी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट भी आ गया, क्लॉक भी आ गई, तो एक देखने वाला भी होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक आपका एक्सिस का सिस्टम जो ये बताए इसकी पोजीशन कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, दूसरा एक क्लॉक जो इसकी पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक बंदा जो देखने वाला है, ठीक है, जो नोटिस करेगा चीज़ों को। तो इस सारे चीज़ों को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ओके। इसके बगैर आप मोशन और रेस्ट की स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो तरह से होता है, इनर्शियल फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सिंपल सा, इनको दोनों को एक एक लाइन इसकी याद करने की है। सिंपल सा ये है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें न्यूटन लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम जो होता है, ये ऐसा फ्रेम या तो रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, ठीक है। ये जो होता है इसमें एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बॉदर करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्यूडो फोर्सेस, जहाँ कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इस तरह से इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बना के उसमें वहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आप ग्राउंड पे हैं, आपका दोस्त गाड़ी में है, ठीक है। तो जनरली ये जो ग्राउंड होता है, ठीक है, ग्राउंड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, और इसके रिस्पेक्ट से जो भी मोशन होती है या रेस्ट में होता है कोई चीज़, ठीक है, तो हम आंकते कहाँ से हैं, ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं, ग्राउंड से, ठीक है। तो वही अगर कोई कार यहाँ से मूव कर रही है, ये ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो ये मूव करती दिखेगी। अगर ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है तो ये रेस्ट पे दिखेगी, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसी तरह से
आप गाड़ी में दोस्त के साथ हो, ठीक है, और आपके पास क्लॉक है, ठीक है, तो आपके दोस्त की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, टाइम जो बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देन दैट कार इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप चुनते हो उसके विद रिस्पेक्ट टू आप जो है स्टडी करते हो मोशन की, ठीक है। तो पोजीशन हमने देख ली, पोजीशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स से, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, ओके। लेकिन ये 3 डायमेंशन है, हम स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन से, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन जो होती है भाई 1D होती है, ठीक है, इट कैन बी 2D, इट कैन बी 3D, ठीक है। 1 डायमेंशनल सिस्टम में अगर इसकी पोजीशन को, जैसे ये ओरिजिन है, इधर जाएगी तो पॉजिटिव एक्स, इधर जाएगी तो नेगेटिव एक्स, ठीक है। बॉडी यहाँ से इधर जाएगी तो पॉजिटिव, इधर जाएगी नेगेटिव, ठीक है। 2 डायमेंशन में इसका मतलब क्या हो गया, ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एक्स ही चाहिए हमें इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। लेकिन जब ये 2 डायमेंशन होंगे तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, और अगर ये 3 डायमेंशन का होगा तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए, इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। और क्योंकि मोशन क्या होती है, पोजीशन की चेंज होती है, ठीक है, इसलिए मोशन को भी डिफाइन करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। और वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एक्स आई प्लस वाई जे लिख सकते हैं, इसको हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है क्या, ये क्या है, ये बेटा ये ओरिजिन से यहाँ की पोजीशन बताता है, और इसको बोलते हैं भाई पोजीशन वेक्टर। दिस इज़ ऑल्सो पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर, इसको हम, ये वाला हम मोशन इन प्लेन्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब अगली चीज़ है डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब क्या है, एक बॉडी है यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, ठीक है, इन टाइम टी, या टी की हम टी की बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, किसी भी पाथ से जा सकती है, ठीक है। तो ये ए जो है या बी जो है या सी जो है, ठीक है, दे आर ऑल पाथ्स, ठीक है, ए बी एंड सी आर पाथ्स, ठीक है। तो इन पाथ्स की लेंथ को बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ इनकी ऑफ ए बी या सी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। इसमें ख़ास बात क्या है कि इसमें हम कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी या यहाँ से ऐसे करके जाएगी, तो हम ये बात नहीं कर रहे, ये कहीं से भी जा सकती है, ठीक है, ऐसे करके देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि कितना, ठीक है, नो डायरेक्शन, किस साइड, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बॉडी है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। अगर बॉडी मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, अगर बॉडी मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंस जो है वो हमेशा वेक्टर्स के साथ होती है और वो आएगी डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, ओके। अभी देखिए हमने टाइम एलिमेंट यहाँ यूज़ नहीं किया, लेकिन
जब भी मूव करेगी बॉडी तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम की अभी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बॉडी चली ए से लेट से 240, ठीक है, ये बी, फिर यहाँ से चली 60 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ से मुड़ के आ गई इधर 400 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल वो कितना चली, टोटल कितना चली, ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी। ठीक है, ए टू बी कितना हो गया 240 प्लस 60 प्लस 400, 700 मीटर, अगर ये मीटर में है। ठीक है, समझ गए। इसमें देखिए आप प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इस और अपना डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अलोंग लाइन, यानी कि एक लाइन में। ठीक है, इसी तरह से एक और भी हम देख सकते हैं कि एक बॉडी मूव करी ईस्ट में, ठीक है, 10 मीटर, फिर यहाँ से नॉर्थ में करी 30 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ से वेस्ट में चली 60 मीटर। 60 मीटर तो हो नहीं सकती है, यहाँ से कर देते हैं, ये 60 मीटर यहाँ तक। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, सबका सम हो जाएगा, ये 10 30, 10 प्लस 30 प्लस 60, 100। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस में हम कहीं भी डायरेक्शन और प्लस माइनस की बात नहीं करते, इट इज़ ऑलवेज प्लस। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन, जैसे इसका रेडियस है लेट से 10 मीटर। ठीक है, ये 7000 रोटेशंस कर रहा है, ये यहाँ से पार्टिकल चला। ठीक है, इसकी इसने 7000 बार इसमें घूमा पूरा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए एक रोटेशन में क्या होगा, इन वन रोटेशन डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई r। ठीक है, इन एंड रोटेशन n इंटू 2 पाई r। ठीक है, देखिए ये जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो डिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी कि सर्कल को अगर आप खोल दोगे, ठीक है, ये पूरा खोल दोगे सर्कल, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 पाई r। ठीक है, यहाँ से इसको खोला सीधा किया, ये डिस्टेंस जो होगा 2 पाई r होगा। ठीक है, तो ये n कितना है 7000, 2 इंटू 22/7 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 22 दूना 44, 44, 3 और 1 4। ठीक है, इतने मीटर्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके, कहीं भी डिस्टेंस आपने देखा नेगेटिव नहीं हो रहा, और कहीं भी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स मीटर, ऐसा यूनिट्स। ठीक है, डायमेंशंस, ठीक है, लेंथ के डायमेंशन होते हैं। ठीक है, या इसको एवरेज हुआ 1। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी डायरेक्शन एस्पेक्ट देखते हैं। तो सीधा सीधा अगर मेरे को कहना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो मैं बोलता हूँ डिस्टेंस के साथ अगर मैं डायरेक्शन जोड़ दूँ, ठीक है, तो भाई ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, या इसको ये बोल सकते हैं इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बॉडी मूव करेगी, दो पोजीशन होगी उसकी, एक इनिशियल पोजीशन होगी, एक फाइनल पोजीशन होगी, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी जब मूव करेगी तो उसकी
लेट्स से बॉडी यहाँ से ऐसे करके मूव की, ठीक है, ए से बी गई, बी से सी गई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भाई साहब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। अब अगर तो हम देखिए, हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, बॉडी इनिशियली यहाँ पे है, चली गई यहाँ पे है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 1D में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए, अगर x2 बड़ा होगा, इफ़ x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पॉजिटिव। इफ़ x2 इज़ इक्वल टू x1, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो। इफ़ x2 इज़ लेस देन x1, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है, समझ गए? तो इसको यहाँ कैसे करेंगे हम कि अगर x2 जो है ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, x2 इज़ इक्वल टू x1, तो x1 यहाँ है तो x2 भी यहीं पे है, तो बॉडी तो मूव की नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी मूव करके यहाँ आ गई हो, इधर उधर जाके फिर यहीं पे आ गई हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बॉडी यहाँ जाके फिर फाइनली यहाँ भी आ सकती है, ठीक है, और जब ये उल्टी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि वहाँ डायरेक्शनल एस्पेक्ट आ जाएगा, प्लस को प्लस करेंगे, माइनस को माइनस करेंगे, ठीक है। x2 इज़ लेस देन x1 का मतलब क्या होता है कि भाई बॉडी की इनिशियल पोजीशन x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, तो x2 जो है छोटा है इससे, इसका मतलब इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि पहले तो बॉडी यहाँ थी, अब इस साइड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस साइड जो है नेगेटिव डायरेक्शन है। इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ थी, फाइनल पोजीशन जो होगी वो इसके लेफ़्ट साइड है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब क्या सीखा हमने कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है, ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर चौथा, डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैंने ये मॉड लगा दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है, ओके। चलिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस दोनों के सेम रहेंगे। क्वेश्चन करते हैं। एक बंदा गया जी ईस्ट, यहाँ से गया ईस्ट, ठीक है, फिर यहाँ से गया नॉर्थ। देखो बच्चों, ऐसा है, ये ऐसे क्वेश्चंस जो है ना जो आपको आएंगे, ठीक है, तो इसीलिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ वेस्ट होता है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसे दिया होगा और आपको ये ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा तो बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 30 मीटर इधर गया, ठीक है। अब ये B है, ये C है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन की, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी बॉडी चलेगी विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है, हम ऐड कर देंगे। तो 40 + 30 70 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या बन गया, ट्रायंगल। और निकालना क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 1600 प्लस 900, ए सी इज इक्वल टू √2500 इज इक्वल टू 50 मीटर। भाई ये आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम, मतलब 1-2 क्वेश्चन और कर सकते हैं कि एक बॉडी है, इसका रेडियस दैट से 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी ए है जो ट्रेवल करती है, विच ट्रेवल्स 1/4 of the circular path, यानी कि A travels 1/4 of the circular path, ठीक है। निकालना क्या है, find the ratio of distance and displacement। कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए 1/4 का मतलब क्या है। देखो ये सर्कल को मैंने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये टोटल कितना है 2πr, ठीक है। तो इसका 1/4 क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चलेगी बॉडी तो ये इसका आ जाएगा 1/4, ठीक है, समझ गए। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ यहाँ से सरकमफ्रेंस के इर्द गिर्द जो चलेगा, ये कितना चलेगा, 1/4 ऑफ 2πr, ठीक है। ये कट गया तो π/2 r1 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को दोनों को ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। ये r है, ये भी r है, ये क्या होगा, √r² + r² इज इक्वल टू, ये 1 है, ये 1 है, √2, ठीक है। रेशो निकालनी थी, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू π/2 √2, ठीक है। आसान है, हाँ आसान तो है, ठीक है, ओके। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये रेशो डिफरेंट आ सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आप नोट कर लो पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन यही रखता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ 3/4, ठीक है। A travels 3/4 of the circular path, find the ratio of distance and displacement। और A कहाँ था, ये सर्कल था मेरा, A भाई साहब यहीं थे, और R वही 1 मीटर, ठीक है। अब 3/4 का मतलब क्या होता है, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि पूरा सर्कल 2/4 2πr
3/4 का मतलब क्या हो गया, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस 3/4 ऑफ 2πr। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो ये r जो है 1 है। देखो यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से चल के कहाँ पहुँचेगा एक्चुअली, तो फिज़िकली मेरे को ज़रूरत नहीं है ये जानने की, मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को जब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मेरे को फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। ठीक है, तब मेरे को पता होना चाहिए कि 3/4 का मतलब क्या होता है। तो 3/4 का मतलब होता है ये। ठीक है, यानी कि बी पॉइंट आपका ये आएगा। ठीक है, इसको फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से करो, ये जो ट्राइंगल होगी आपकी ये होगी डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी, रूट r² प्लस r² 1 है तो ये √2 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब रेशो देखो क्या हो जाएगी, 3π/2 √2। तो ये पहले वाले से डिफरेंट है ना, क्वेश्चन एक ही तरह का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या था, 3/4 का डिफरेंस था। ठीक है, ओके। चलिए, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि एक बंदा एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 200 मीटर, यानी कि ऐसे एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर, देखो ये ध्यान से देखने की चीज़ है, ये रेडियस नहीं है, 200 मीटर। सो आर जो होगा वो आपका 100 मीटर होएगा। ठीक है, तो ये एक राउंड जो लगाता है 40 सेकंड में लगाता है किस सर्कल का, जिसका डायमीटर जो है 200 मीटर है। ठीक है, यानी कि बंदा यहाँ से चलता है, ठीक है, पूरा राउंड लगा के यहाँ पे आता है। ठीक है, तो एक राउंड जब ख़त्म होता है तो 40 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो अब एक राउंड लगाने के बाद डिस्टेंस कितना होगा उसका, डिस्टेंस आफ्टर 1 राउंड 2πr। ठीक है, समझ गए। अब हमें ये देखना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्टेंस के लिए हम टोटल जितना भी वो चला वो देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए उसकी देखेंगे उस समय फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, उन दोनों को जोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस एक राउंड के बाद 2πr है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कितने राउंड्स हो सकते हैं, तो इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, 2 × 60 + 20 140 सेकेंड्स। ठीक है, समझ गए। तो कितना नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 140। एक राउंड कितने में करता है, 40 सेकेंड्स में। ठीक है, तो 7/2 राउंड्स यानी कि 3.5 राउंड्स। ठीक है, 3.5 राउंड हो जाएंगे इसके। ठीक है, ओके, इसको मिटा दूं। ये समझ आया कि एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2πr। और अगर मेरे को पता चल जाए कि इतने टाइम पे कितना राउंड हो सकते हैं, ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा का सीधा। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने हो गए, 3.5। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड विल बी इक्वल टू 3.5 × 2π100। ठीक है, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, × 2 × 22/7 × 100। ये आगे कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2200 मीटर। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ओके, लेकिन हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट भी। अब एक चीज़ देखिए कि 3.5 राउंड के बाद ये कहाँ पहुँचेगा। देखो यहाँ से चला, एक राउंड के बाद यहाँ पहुँचा, 2 राउंड के बाद भी यहाँ पहुँचा, 3 राउंड के बाद भी यहाँ पहुँचा, और जो 3.5 है वो यहाँ आके पहुँचेगा ये।
ठीक है, समझ गए, आधा राउंड बचा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ए बी क्या है 200 मीटर डाया, ठीक है, ओके गुड। एक क्वेश्चन जो बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये इफ़ द सर्कल रोटेट्स बाय हाफ रोटेशन, ठीक है, आधी रोटेशन करता है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसका इनिशियल और फाइनल जो डिस्टेंस होएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, वो क्या होगी, ठीक है। तो करना क्या है इसको, ऐसे देखो, एक चीज़ याद रखो, ये पॉइंट जब ये पूरा का पूरा सर्कल आएगा, ठीक है, तो ये फिर से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आफ्टर वन सर्कल ये अगर पूरा यहाँ से घूमेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आधा जब घूमेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, आधा तो यहीं पहुँचेगा ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है, ठीक है। तो भाई ये जो पॉइंट था ये आ गया यहाँ, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है, मेरे को निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है, ए डैश ओ, ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो ये तो सामने सामने दिख रहा है कि ये लेट्स से इफ दिस इज़ आर, तो ये क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। ये क्या होगा, जब सर्कल पूरा का पूरा घूमता है तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, पेरीमीटर के बराबर 2πr, लेकिन ये तो आधा घूमा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा πr, ठीक है, समझ आया। तो ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट πr स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं हम, r बाहर आ गया तो भाई ये आ गया 4, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने कि कोई सर्कल था, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ए, हाफ रोटेट किया, ठीक है, तो उसका इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये हाफ रोटेट करता है तो इतना जो इसका डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ये 2r हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, निकल गया, राइट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आ गया स्पीड, स्पीड आ गया तो थोड़ी स्पीड से चलते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक बॉडी है, ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ठीक है, 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर, ठीक है। टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या होगी, s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 10 10 30, टोटल टाइम 30, 30 और 20 50 बटा 30, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। यहाँ कुछ डायरेक्शन का किया हमने, कुछ नहीं किया। टाइम आ गया, यानी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस करते थे टाइम फैक्टर नहीं था, ठीक है। अब स्पीड आ गई, टाइम फैक्टर आ गया, ठीक है। अभी ये जो हमने निकाली, ठीक है, ये क्या थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस, ये सेम चीज़, ठीक है,
लेकिन यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये टोटल टाइम जो है, दिस इज टाइम इंटरवल, बेसिकली दिस इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल की जब भी बात करते हैं तो वो जो क्वांटिटी रहती है वो एवरेज स्पीड होगी, जहाँ वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो भाई, वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एस इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। ठीक है, ये जब हम बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो ये वही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का यही यूज़ है कि वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ बताती है। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है वो आगे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं है, इसका मतलब स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने देखा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। ठीक है, स्पीड जो होती है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है अगर बॉडी मूव करे तो। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली, इसी तरह से स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग होती है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये टर्मिनोलॉजी है वो ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होएगी। ठीक है, अब देखिए स्पीड में एक चीज़, ये दोनों में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, स्पीड में कुछ फार्मूलाज हम करना चाहते हैं कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, तो वो S1 S2 डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये V1 और V2 से कवर करती है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होएगा इसका एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो भाई हमने क्या देखा कि एवरेज स्पीड जो होती है या वेलोसिटी, ठीक है, किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक और फार्मूला आपको पता है कि स्पीड जो होती है या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ जाएगा, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, तो ये S1 प्लस S प्लस S 2S, तो ये S इधर से कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। ठीक है, ओके। देखिए आपको बेसिक फार्मूला जो है वो याद रखना है, शॉर्टकट के चक्करों में। ठीक है, आप देखो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक चीज़ आपको पता हो तो शॉर्टकट जो है अपने आप लग जाएगा। ओके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए लग जाएगा। अब क्वेश्चन, एक बंदा है, ठीक है, वो A टू B जा रहा है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वापस आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, उसकी वी एवरेज कितनी होगी। ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, वी एवरेज क्या होगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 बटा 50, 5 दूनी प्लस 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, दूसरा आप उसी तरह से निकाल सकते हो, इसको आप एस मानो। ठीक है, तो क्या होगा, वी एवरेज किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एस प्लस एस, टाइम क्या होगा एस अपॉन ये v1 प्लस एस अपॉन v2। ठीक है, 2s अपॉन एस इंटू 1/30 प्लस 1/20, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ये सेम चीज़ है। ठीक है, 30 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 आ जाएगा, और फिर ये 20 प्लस 30 सेम चीज़ है। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट जो हमने अभी तक किए हैं वो सारे इसमें डील हो जाएंगे। ठीक है, कि ए फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि ये बंदे को नॉर्थ जाना था। ठीक है, 500 मीटर ये नॉर्थ गया। ठीक है, 400 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर यहाँ से चला गया ईस्ट 400 मीटर, एंड 200 मीटर ड्यू साउथ, 200 मीटर ये साउथ में चले गए भाई साहब। ठीक है, इफ़ ही टेक्स 10 मिनट्स, टी दिया हुआ है 10 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, फिर तीसरा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था ए बी सी डी। ठीक है, इधर से गया ऐसे, इधर से गया ऐसे, इधर से गया ऐसे। ठीक है, समझ गए। तो पहली चीज़ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। ठीक है, किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू 500 400 प्लस 200 इज इक्वल टू 5 और 9 2 1100 मीटर। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इनिशियल और फाइनल। यहाँ कोई ट्रायंगल बन रही है, ये 400, ये भी 400, ये 500, ये 200 माइनस हो गया, ये बच गया 300। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये किसके बराबर होगा, ए डी, किसके बराबर, रूट 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ठीक है, 416 और 9 25, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, करके देख लेना। ओके, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 1100, टोटल टाइम 600, 11/6 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा 500 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 5/6 मीटर पर सेकेंड, निकल गया। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और जनरली ऐसे केसेस में पाइथागोरस थ्योरम लगाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वहाँ आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए, मुश्किल तो नहीं है, नहीं जी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब एक होती है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
वो क्या होती है, v इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा t गोज़ टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ओके। बाकी जब ग्राफ पढ़ेंगे उस समय भी आपको बताएंगे इसका कैसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें ज़रूरत है इसकी। ठीक है, वेलोसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमें मॉड लगाना पड़ेगा आप। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो रहेगी उसकी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड का जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ठीक है, ओके, बस इतना जानना काफ़ी है। एक क्वेश्चन करके देखा जाए कि x इज इक्वल टू 3t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ dx/dt। ठीक है, और हमने ये भी किया था जब डिस्प्लेसमेंट जो है t की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ t है ये। ठीक है, तो ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे dx/dt। और ये डिफरेंशिएशन जो है इट एक्ट्स लाइक डिवीज़न, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी वेलोसिटी होती है। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है इसीलिए इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वैसे भी आप देखो कि जब हम उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो हमारे पास टाइम इंटरवल होता था, 2 टाइम होते थे। ठीक है, यहाँ टोटल टाइम होता था, यहाँ देखिए आपके पास सिंगल टाइम है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, हमने क्या किया था, एक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, क्या था, n(x(n-1). ठीक है, तो वही करेंगे। तो इसको dy/dt 3t³ प्लस t² प्लस 1। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा 9t² प्लस ये वाला फार्मूला लगाएंगे प्लस 0। ठीक है, ये आ गया। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। चलिए देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैसे एक नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो एक्सक्लूसिवली ग्राफ्स के लिए रहेगा। ग्राफ्स वहाँ हम डिटेल्स में करेंगे, लेकिन हम वेलोसिटी पर पहुँच गए हैं तो इसीलिए ग्राफ्स का थोड़ा सा जो अभी आपको एक इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी है जानने के लिए। देखो, xt ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, चीज़ों की स्थिति जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट, जहाँ उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कैसे इसको आंकते हैं, कैसे जानते हैं। ठीक है, वैसे हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन स्टिल थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। देखो, ये टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्थिति जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक्स था, एक्स ही रहा। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर ग्राफ ऐसा हो तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये आता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, कल हम ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये जब ऊपर की ओर होती है यानी कि आपका ओरिजिन से देखो ये डिस्टेंस आपका बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये देखो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है।
ठीक है, विद टाइम, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ग्राफ ऐसे नेगेटिव होगा, मतलब ये ऐसे होगा, तो दिस इज़ नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस आपका या डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ कम हो रही है, ठीक है, ओके। तो इतना जानना काफ़ी है, बाकी हम ग्राफ्स को कल पूरा डिटेल से क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए ग्राफ्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो उसका जो स्लोप रहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, टेंजेंट, और दूसरा एरिया अंडर कर्व जो है वो क्या देता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सेलरेशन, तीसरी चीज़ जो है आज का लास्ट टॉपिक वो है एक्सेलरेशन। और ये भाई साहब भी अभी चलना बंद कर गए हैं। देखो सिंपल सी भाषा में एक चीज़ देखिए, आप जब गाड़ी में चलते हो, ड्राइव कर रहे हो, 18 साल से ऊपर हो अगर, तो ड्राइव नेचुरली कर रहे होगे, उससे कम पे करना भी नहीं, चलान हो जाएगा, माँ बाप को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे ज़्यादा हवाबाजी में नहीं करने का, ठीक है। तो देखो गाड़ी जब चला रहे हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, एक्सीलरेटर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। ब्रेक क्या करती है, स्पीड को घटाती है, ठीक है। तो दोनों केसेस पे ये जो चीज़ है ये इट कम्स इनटू पिक्चर, ये वाला फैक्टर जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये पिक्चर में आती है, ठीक है। तो एक्सीलरेटर करता क्या है, एक्सीलरेटर, ठीक है, इट इंक्रीजेस द स्पीड, इंक्रीजेस द वेलोसिटी, ठीक है। और जो ब्रेक होती है, ठीक है, वो क्या करती है, डिक्रीजेस, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन क्यों लिखा मैंने, दिस इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, तो यहाँ भी इंटरवल है, ठीक है, समझ गए। अब एक चीज़ बताओ, चलो उसको मैं बाद में पूछता हूँ, पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो कब कब होती है। हमने ये तो जान लिया कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन कम्स इनटू पिक्चर। लेकिन कब कब चेंज होती है, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, बॉडी ऐसे जा रही है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v1, ठीक है, वो इसकी वेलोसिटी जो है वो इसी डायरेक्शन में, ठीक है, चेंज हुई है, यानी कि यहीं पे, ठीक है, तो v2, ठीक है, समझ गए, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई उसकी, ठीक है, तब आपकी ये अपना एक्सेलरेशन कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हों तो भी एक्सेलरेशन होती है। तीसरा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला कि एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको रेट ऑफ चेंज जब भी मैं बोलता हूँ तो इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। तो देखिए जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है उसको मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, मैं स्पीड का नहीं बोल रहा हूँ। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है लेकिन स्टिल देयर इज़ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी सर्कुलर मोशन, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस पॉइंट पे जैसे ये वेलोसिटी की टेंजेंट डायरेक्शन होती है, इस यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ स्पीड जो है इज़ कांस्टेंट,
वेलोसिटी इज़ नॉट, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ऐसा केस है, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। किसकी? जब डायरेक्शन के साथ स्पीड जुड़ती है या स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ती है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं बोला, ठीक है। तो जो करेक्ट जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ पर्टेनिंग ओनली टू वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है, स्टिल एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। वो कैसे? भाई जब आप किसी बॉडी को फेंकते हो, ठीक है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पहुँच कर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो तो होती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर मोमेंटरली ज़ीरो भी हो तो भी एक्सेलरेशन हो सकती है, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ हम करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम है जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने की थी, लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को v2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v1 दिया है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगी, यानी कि जो भी एक्सेलरेशन मैं निकालूंगा वो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये होगी एवरेज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स, ठीक है। ये दो वेलोसिटीज़ हैं, ये टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी होएगी, एवरेज एक्सेलरेशन होएगी, ठीक है। लेकिन जब फॉर एग्जांपल x दिया है आपको, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसकी इक्वेशन दी है 4t³ + 4t², ठीक है। मेरे को निकालनी है a इज इक्वल टू वॉट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इस फॉर्म में जब दिया है तो इसका मतलब ये है मेरे को यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और एक बार नहीं, क्योंकि एक बार मैं करूँगा dx/dt, ये क्या होगा, वेलोसिटी 3 × 4 t² + 8t, ठीक है, 12t² + 8t। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है, ये यहाँ पे हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। तो ये dv/dt का मतलब ये हो गया, मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको d/dt (12t² + 8t), ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 24t + 8, ठीक है। t यहाँ 2 भर देंगे तो ये 48 + 8 इज इक्वल टू 56, ठीक है, ओके। तो आज ये दोनों मार्कर भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त। कल हम बेसिकली करेंगे ग्राफ्स और डिटेल में करेंगे, उसमें एरिया अंडर कर्व करेंगे और उसमें स्लोप्स वगैरह करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 लेक्चर्स में हम ये ख़त्म कर देंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, ओके। तो अगले लेक्चर्स के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।